गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 11 12 साइंस एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। टुडे टॉपिक इज ऑब्टेन फॉरेजिन जीन्स प्रोडक्ट। हमने किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, उसके स्टेप, उसकी पूरी प्रोसेस, फॉरेन डीएनए के साथ प्लाज्मिड को मिक्स करके किस तरह से हम डिजायर्ड जीन बना सकते हैं, उसकी प्रोसेस और उसकी पूरी थीम देख ली। अब उसके डिपेंडिंग हम फॉरेजिन जीन, जो हमें फॉरेन जीन्स मिले हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करवा सकते हैं। माना हमने एक होस्ट के अंदर डाल दिया तो उसकी मल्टीपल कॉपी हो जाएगी, क्लोनिंग हो जाएगा, वो सब तो है। बट लार्ज क्वांटिटी में हमें कोई फॉरेजिन जीन की प्रोडक्ट चाहिए। सपोज कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है, वो कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, कोई इंसुलिन है वो प्रोड्यूस करता है, वो जीन्स स्पेसिफिकली इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसकी मल्टीपल कॉपी और उसकी बहुत सारी क्वांटिटी में हमें उस बैक्टीरिया है उसको मल्टीप्लाई करवाना है। वो मल्टीप्लिकेशन नेचुरली होगा, लेकिन उसको आर्टिफिशियली उसकी जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की, बैक्टीरिया की, पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो पर्टिकुलर होस्ट है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, उसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से हम ये जो जीन प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, और किस तरह से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा जीन है, हमारा जो फॉरेन होस्ट था, उसके अंदर से हम किस तरह से प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जीन की जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सपोज मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमने एक डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हमने एक होस्ट के अंदर एंटर करवाया। उसके बाद उस होस्ट की हमने नेचुरली, हमें पता है ये बैक्टीरिया एक में से दो में से 4 होगा, लेकिन उसकी प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज की। उस टेक्निक का नाम है बायोरिएक्टर। उस बायोरिएक्टर के अंदर हमने इस बैक्टीरियल कल्चर को डाल दिया और बायोरिएक्टर के अंदर ये बैक्टीरियल कल्चर मल्टीप्लाई इजीली हो सकता है, ऐसा एटमॉस्फेयर हमने दिया। और उसकी हेल्प से हमने ये जो बैक्टीरिया है उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट किया, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब इस बैक्टीरिया और ये जो फॉरेन डीएनए, हमने जो डिजायर्ड डीएनए बनाया था, वो डिजायर्ड डीएनए का फंक्शन था, हमें प्रोटीन मिलता था, उसमें से प्रोटीन मिलता था। अब उस प्रोटीन को हमें इस बैक्टीरिया की बॉडी में से आइसोलेट करना है, प्योरीफाई करना है, तो उसकी मेथड है फॉर देयर। तो ये सारे स्टेप के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से फॉरेन जीन में से प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लेट्स वी विल बी डिस्कस when you are insert a piece of alien DNA into cloning vector and transfer it into the bacterial, plant and animals। हमें पता है कि हमने डिजायर्ड डीएनए बनाया है, क्लोनिंग वेक्टर के साथ ज्वाइन करके उस डिजायर्ड डीएनए को बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल सेल के अंदर एंटर करते हैं। तो एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाई, हमें पता है कि होस्ट के अंदर वो एलियन डीएनए है, वो मल्टीप्लाई होने लगेगा। इट ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द यूटिलाइज एम is to produce a desirable proteins. Hence, there is a need for the recombination DNA to be the expressed. The foreign genes gets expressed under an appropriate condition. The expression of foreign genes in host cell involve understanding many technical details. We will be start after having, यहाँ से actual process start होती है। After having a clone the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression the target protein, one has to consider produce it for a large scale। हमें क्लोन है जो हमने कॉपी बनाई है जीन की, उसके हमें लार्ज स्केल के अंदर प्रोडक्शन चाहिए। और ये क्लोन है, पर्टिकुलरली डीएनए है, वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन उसमें से हमें ज्यादा मिलता है। तो उसको हमें लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करवाने के लिए एक टेक्निक यूज करनी है। क्या टेक्निक है? कैन यू think of any reason why there is a need for the large scale production? हमें क्यों ये जो क्लोन था उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना जरूरी है? क्योंकि मार्केट में हमें प्रोटीन से, सपोज हमारे पास एक पाउडर है, उस पाउडर के अंदर हमें इंसुलिन
उस पाउडर की हेल्प से हमें इंसुलिन बॉडी के अंदर मिलता है। अब इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले डीएनए हमने जीन बनाई है, उस जीन को हमने बैक्टीरिया के अंदर डाला और बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ और उस इंसुलिन एज अ प्रोटीन है उसको हमने प्योरीफाई किया। तो इंसुलिन की मांग मार्केट में बहुत सारी है, तो उसकी मांग को पहुंचने उस जो मांग है उस जितनी मार्केट में उसकी वैल्यू है उसके डिपेंडिंग हमें उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। सो हमें जो क्लोन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो बैक्टीरिया है, जो होस्ट है, उसको मल्टीप्लाई करवाना जरूरी हो गया है लार्ज स्केल के अंदर। सो हम किस तरह से लार्ज स्केल में प्रोसेस करते हैं? इफ एनी प्रोटीन encoding gene expressed in a heterozygous host, it's called as a recombinant protein. The cell harboring clone gene of interest may be grow on small scale in the laboratory. The culture may be used for extracting the desired protein and they then purify it by using a different separation techniques. Extract the desired protein and then purify by using different separation technique. This is the most important. मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमने जो एक डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स था, डीएनए था, वो पर्टिकुलरली रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रिलीज करता है। अब उसकी जो क्लोन है वो हम लेबोरेटरी में कल्चर करके मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। स्मॉल स्केल प्रोसेस है, जैसे कि हमने एक पेट्री डिश ली, उसके अंदर खाना दिया और उसके ऊपर वो बैक्टीरिया जो पर्टिकुलर होस्ट था जिसके पास रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन उसके अंदर हमने इंजेक्ट किया है वो मल्टीप्लाई होगा। इस ऐसे आप कितनी प्लेट लोगे उसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए? और आप समझ सकते हो कि एक प्लेट में से हमें सिर्फ 1 ml या 1 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। तो अब हमें किलोग्राम के अंदर प्रोटीन लाना है तो उसके लिए हमें कोई डिफरेंट मेथड यूज करनी होगी। ये जो बैक्टीरियल कल्चर टेक्निक है वो यूज नहीं होगा। वो आप स्मॉल स्केल के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड आप वर्क कर रहे हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आप स्मॉल स्केल के अंदर बैक्टीरियल कल्चर टेक्निक यूज करके उसके बाद उस बैक्टीरिया में से डिजायर्ड प्रोटीन को प्योरीफाई करना है। यूज ऑफ सेपरेशन टेक्निक, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक है, जैसे कि फिल्टरेशन, उसके बाद बहुत सारी दूसरी टेक्निक है। तो वो सारी टेक्निक की हेल्प से आप उस प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हो उस बैक्टीरियल होस्ट की बॉडी में से। दिस इज अ पॉसिबल, बट हमें लार्ज स्केल के अंदर फर्स्ट अगर ये प्रोडक्शन करवाना है तो किस तरह से करवा सकते हैं। तो लेट्स वी विल बी डिस्कस बायोरिएक्टर एंड टाइप्स। इसके लिए हमें बायोरिएक्टर यूज करना है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चरल कैन नॉट yield appreciable quantity of product. स्मॉल वॉल्यूम है कल्चर का, बैक्टीरिया का, वो हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की नहीं मिलती। बट लार्ज क्वांटिटी में अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उस प्रोडक्ट के लिए हमें बायो रिएक्टर डेवलप करना होगा। उसके अंदर हमें 100 से 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस। एक साथ 1000 लीटर और मिनिमम 100 लीटर जितना कल्चर्स है वो हम प्रोसीड कर सकते हैं बायोरिएक्टर के अंदर। दिस बायोरिएक्टर कैन बी थ्रोट of vessels in which raw material are biological converted into the specific product, individual enzyme, etc. Using a microbial plant, animal or human cell, a bioreactor provides the optimal condition of achieve the desired product for providing the optimal growth condition, temperature, pH, substrate, slants and vitamins and oxygen. The most common used bioreactor are using stirring type, which are shown in figure 7.11.7. Stirring bioreactor is generally used for the production of large quantity of products. सिंपल ऐसी बात है कि बायोरिएक्टर क्या है। हमने जो पेट्री प्लेट के अंदर, ऐसी प्लेट के अंदर जो बैक्टीरिया जो कल्चर करवाया था, अब उसकी लार्ज क्वांटिटी करवानी है तो ऐसा एक रिएक्टर यूज करना है। ठीक है, उस रिएक्टर के अंदर ऐसी प्लेट होगी और यहाँ से वो ऐसे घूम सकती है, ऐसी प्लेट होगी, ऊपर से आप उसको घुमा सकते हैं। अब ऐसी जो कल्चर प्लेट है, ऐसा कल्चर हम 100 लीटर से 1000 मतलब 1000 लीटर तक
ऐसा बैक्टीरियल कल्चर को एक साथ ग्रो करवा सकते हैं। और जबकि हम पेट्री प्लेट में ओनली 1 ml टू 2 ml जितना ही ग्रो करवा सकते थे। और यहाँ पे हमारे पास वेरियस साइज के बायोरिएक्टर है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है। उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होगा। सपोज हमें होस्ट एज अ इकोलाई यूज किया तो इकोलाई को ग्रोथ होने के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर, सुटेबल पीएच, देन आफ्टर विटामिन, ऑक्सीजन सब चाहिए, तो इस बायोरिएक्टर के अंदर उसको सब मिलेगा। उसके बाद अगर प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो लार्ज स्केल में तो हो रही है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करवाना है। प्रोसेस लाइक 2 दिन के अंदर 1000 लीटर बायोरिएक्टर प्रोडक्ट देता है। अगर उसको एक ही दिन के अंदर इतनी प्रोडक्ट चाहिए तो उसके अंदर हमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज करने होगी। प्रोसेस होती है सारी उसको उस प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, और प्रोडक्टिविटी हमें जल्द मिल जाए तो उसके लिए बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल भी यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने 1000 लीटर्स बैक्टीरियल कल्चर डाला है एक साथ, तो उस बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए आपको उसको रॉ मटेरियल खाना देना होगा, न्यूट्रिशन देना होगा, सबस्ट्रेट देना होगा, तभी वो ग्रोथ हो सकता है। जैसे आपने प्लेट के ऊपर अगार दिया था, अगार यहाँ पे है, तो अगार वन टाइप ऑफ लील है, algae है। वो algae स्पेशली बहुत सारे बैक्टीरिया एज ए न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अगार भी डालना होगा और स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच सब मेंटेन करना है। उसके बाद ये स्टरर होता है हमारा, मतलब उसके अंदर एक स्टरर होता है, ऐसी प्लेट होती है, वो गोल गोल घूमती है और सबको मिक्स करती है प्रॉपरली, और जिसके वजह से फास्टली जो हमारे होस्ट थे, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो ग्रोथ हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और हमें प्रोडक्ट, और उसके अंदर से हम प्रोडक्ट यील्ड कर सकते हैं, एप्रिशिएबल क्वांटिटी में प्रोडक्ट यील्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कल्चरिंग मेथड यहाँ पे दिया है आपको। एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो आपको 2 टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड यूज करनी है। लार्ज बायोमास लीडिंग एंड हाईली यील्ड फॉर डिजायर्ड प्रोटीन्स। उसके लिए फर्स्ट है बायोरिएक्टर, और बायोरिएक्टर में पर्टिकुलरली स्टेरिंग टाइप्स का जो बायोरिएक्टर वो यूज करना है, जिसके इमेज यहाँ पे दिया है। सिंपल स्टरर टैंक बायोरिएक्टर, आप देख सकते हैं इसकी इमेज। ये मोटर होती है, ये फोम ब्रेकर है, ये फ्लैट ब्लेड है, इंपिलियर उसको कहा जाता है, एक कल्चरल बोथ है यहाँ पे आपको दिखता है, और ये स्टरीलाइज एयर है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। उसके बाद यहाँ से स्टीम फॉर स्टरीलाइजेशन, स्टीम, और यहाँ पे एसिड बेस का कंट्रोलर होता है, और यहाँ पे आपको प्रेशर भी मेंटेन होता है। अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस होगी इस तरह से, पूरा घूमेगा, और इसके अंदर जो हमने कल्चर डाला है वो कल्चर मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट हमें मिलेगी लार्ज क्वांटिटी में। ऐसे बहुत बड़े बायोरिएक्टर आते हैं, ये 1100 लीटर से 1000 तक बायोरिएक्टर अवेलेबल है मार्केट में, और सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है। पर्टिकुलरली सपोज एस्परजिलस है, तो एस्परजिलस में से एंटीबायोटिक बनती है, तो एस्परजिलस को मल्टीप्लाई ग्रोथ करवाने के लिए वो बायोरिएक्टर यूज कर सकते हैं। वो डिजाइन नहीं है, वो आर्टिफिशियली एस्परजिलस फंजाई के पास पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम फंजाई के पास पेनिसिलियम एंटीबायोटिक का एक पर्टिकुलर डीएनए है, तो रिमूव करना है। पहले तो हमें पेनिसिलियम को मल्टीप्लाई करवाना है लार्ज क्वांटिटी में, तो उसके लिए बायोरिएक्टर, उसके बाद बायोरिएक्टर में से आने वाली जो भी पेनिसिलियम है उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद उसके अंदर से डीएनए रिमूव करेंगे, पर्टिकुलर सब्सटेंस रिमूव करेंगे जो एज अ एंटीबायोटिक यूज होता है, और उसकी दवाई बनाएंगे। तो ऐसी पूरी प्रोसेस होती है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जैसे स्टरर घूमता है, मतलब इसके अंदर जो ब्लेड है वो इसके अंदर ऐसे घूमते हैं, तो बबल्स क्रिएट होते हैं, ऑक्सीजन एंटर होता है, ऐसे बबल्स भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं।
तो बबल्स क्रिएट होते हैं और गैसेस भी बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। तो उस गैसेस को बाहर निकालने के लिए की फैसिलिटीज होती है, और बबल है उसको बबल का जो लेवल है उसको डिक्रीज करने के लिए पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं जो इसके अंदर एंटर होते हैं, जिसके वजह से जो बबल है वो ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, वापस वो सेपरेट हो जाए। तो bubbles are separates. Then after separate sterile tank bioreactor through which the sterile air bubbles are separate. अब यहाँ से जैसे ही एयर डालोगे, यहाँ पे दिखा है स्टीम फॉर स्टरिलाइजेशन, यहाँ से एयर जाएगी तो जिसके वजह से सारे बबल्स है वो फिर से सेपरेट हो जाएगी। तो ऐसी सारी रिक्वायरमेंट, ऐसी पूरी डिजाइन होती है बायोरिएक्टर की। बायोरिएक्टर की फिगर और पूरी वर्किंग प्रोसेस और उसका एम आपको पूछा जाता है 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, आपको याद रखना है। यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत कुछ बात लिखी है, वी विल डिस्कस। और स्टरल टैंक रिएक्टर इज यूजली फॉर cylindrical and curve based to the facility to mix the reactor contents। मैंने बोला सिलिंड्रिकल वो गोल गोल घूमता है। The sterile facilities even a mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternative air can be bubbled throughout the reactor. If you look the figure closely, you will be seeing the bioreactor has a agitator system। agitator मतलब जहाँ से जो ऑक्सीजन है वो एंटर होता है। एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोलर सिस्टम। एजिटेटर जहाँ से हवा आसपास होती है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, और फॉर्म भी कंट्रोल होता है। फॉर्म मतलब जो बबल से वो उसको कंट्रोल करने की भी पूरी सिस्टम डेवलप होती है। उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन कंट्रोल सिस्टम भी अवेलेबल होती है, टेम्परेचर हाई ना हो जाए वो भी हमें ध्यान रखना है। pH controller system, sampling ports so that small volume of the culture can be withdrawn in periodically। and then after ये पूरा रिएक्टर है, उसके अंदर से हमें पता चला कि प्रोडक्शन यील्ड हो गया है हमें जितना चाहिए, तो यहाँ से एक जगह से कंटिन्यूसली जो सैंपल है, जो मतलब सैंपलिंग यील्ड होता रहता है, सैंपल बाहर निकलते रहते हैं और यहाँ से रॉ मटेरियल दूसरा एंटर होता रहता है, जिसकी वजह से प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहे। उसके बाद चलो आपने सैंपल यील्ड कर लिया, तो उस सैंपल को आप किस तरह से प्योरीफाई करेंगे, तो उसके लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है प्योरीफिकेशन के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, आपने बायोरिएक्टर के अंदर मल्टीप्लिकेशन लार्ज स्केल के अंदर प्रोडक्शन कर लिया पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का, बट उसके अंदर से प्रोडक्ट किस तरह से रिमूव करेंगे। द प्रोडक्ट हैज बीन टू सब्जेक्टेड थ्रू डाउन द सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट्स रेडी टू मार्केटिंग एज अ फिनिश। आपने पर्टिकुलर जो रिकॉम्बिनेट प्रोटीन्स था, जीनोम्स था, फॉरेन जीनोम्स था, उसको रिकॉम्बिनेट कर दिया, उसकी बहुत सारी क्लोनिंग कर दी, बहुत सारी कॉपीज बना दी, बट उसको मार्केट के अंदर ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसके अलावा बहुत सारी प्रोसेस में से पास आउट किया जाता है। जैसे कि द प्रोसेस इंक्लूड द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, पहले प्योरीफाई करना है, विच आर कलेक्टिव रिफ्लेक्ट एज अ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। सेपरेशन और प्योरिफिकेशन प्रोसेस है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती है। मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेस मतलब जो हमें बायोरिएक्टर में से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है उसमें से सेपरेशन और प्योरीफाई करने की प्रोसेस। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मेटेड विथ अ सुटेबल प्रिजर्वेटिव। उसके बाद कोई एंटीबायोटिक्स बनाई है तो लॉन्ग टाइम तक वो अच्छी रहे, इसके लिए उसके अंदर हमें स्पेशलाइज्ड प्रिजर्वेटिव ऐड करना होता है। सच फॉर्मेशन हैज टू अंडरगो थ्रू आउट द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एज केस ऑफ ड्रग्स स्ट्रिक्ट quantity control test strict quality control testing for each product is also required। और आपको ये भी बता दूं कि आपने जो भी प्रोडक्ट यील्ड की है, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, तो उसकी क्वालिटी कितनी है वो सारी टेस्ट भी करनी होती है। एंड देन आफ्टर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरीफाई फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, मतलब सेपरेशन और प्योरिफिकेशन। आप एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो इसके लिए क्वालिटेटिव टेस्ट डिफरेंट आती है, और हमारी प्योरिफिकेशन और सेपरेशन टेक्निक अलग आती है। अगर आपने प्रोटीन का प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो उसके अंदर भी
प्रोटीन प्रोडक्शन की और दूसरी सारी प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। सो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये क्वालिटेटिव टेस्ट और हमारी जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है वो चेंज होती है। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी वर्क करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से किस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलती है और उसको किस तरह से हम यील्ड कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं उसकी प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।